एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सोचना मतलब सच में बहुत दिलचस्प है जहां 8वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े दर्शन शास्त्री, खगोल शास्त्री और तर्क शास्त्री इकट्ठा होते थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब जरा सोचिए, ये वो जगह थी जिसे हम प्राचीन दुनिया की आइवी लीग कह सकते हैं, जहां की लाइब्रेरी 9 मंजिला हुआ करती थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि और फिर कुछ सदियों बाद वही जमीन, वही मिट्टी बारूद के धुएं और खून खराबे में बदल जाती है, एक बेहद क्रूर छापामार युद्ध का मैदान बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक राजधानी एक खूनी रणभूमि में कैसे तब्दील हो गई? देखिए, ये एक ऐसा ऐतिहासिक विरोधाभास है जो सच में किसी का भी दिमाग चकरा दे। मगध, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, उसका ये सफर केवल एक राजा से दूसरे राजा के हाथों में सत्ता जाने की कहानी नहीं है। सही बात है। ये असल में एक सभ्यता के बौद्धिक पतन, एक बहुत गहरे खालीपन या शून्यता के निर्माण और फिर अपने वजूद को बचाने के लिए एक भयंकर हिंसक संघर्ष की कहानी है। और यही इस गहन अध्ययन का मुख्य मिशन है। आज हमारे पास पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI की खुदाई की विस्तृत रिपोर्टें हैं, प्राचीन चीनी और तिब्बती यात्रियों के संस्मरण है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री दस्तावेजों का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक मौजूद है। बिल्कुल, और इन दस्तावेजों में जो दर्ज है वो हैरान करने वाला है ना? इस टैग के जरिए हम आज यही समझेंगे कि कैसे शांति और शिक्षा का एक ग्लोबल सेंटर क्रूर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक युद्ध क्षेत्र बन गया। इतिहास सिर्फ तारीखों का रट्टा मारना नहीं है ना? ये एक इलाके की आत्मा और उसके संघर्ष की कहानी है। एकदम सही कहा आपने। और इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है 5वीं सदी से। ये वो दौर था जब गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की नींव रखी थी। और फिर इसके कुछ सदियों बाद 8वीं सदी में पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने ओदंतपुरी की स्थापना की। अगर हम ASI के दस्तावेजों को खंगालें तो पता चलता है कि ओदंतपुरी में अपने चरम पर लगभग 12,000 भिक्षु एक साथ रहते थे। बाप रे, 12,000? हाँ, 12,000। और ये सिर्फ वहां के स्थानीय लोग नहीं थे। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब ये आज के किसी बहुत ही एडवांस्ड छात्र विनिमय कार्यक्रम या स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह था ना? बिल्कुल, एकदम वैसा ही। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और इंडोनेशिया से छात्र केवल कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने नहीं आ रहे थे, वो यहाँ एक पूरी तरह से रेजिडेंशियल कैंपस में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संस्थान अकेले काम नहीं करते थे। ये एक विशाल महाविहार नेटवर्क का हिस्सा थे जो आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए थे। नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, ओदंतपुरी, ये सब एक पूरा इकोसिस्टम था। हाँ, और यहाँ शिक्षा का दायरा सिर्फ महायान बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था। इन परिसरों में वेद, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित और हेतु विद्या यानी तर्कशास्त्र की बहुत ही सिस्टमैटिक शिक्षा दी जाती थी। और मैंने पढ़ा था कि इनका एंट्रेंस एग्जाम बहुत मुश्किल होता था। बहुत ज्यादा। प्रवेश द्वार पर जो विद्वान खड़े होते थे, जिन्हें द्वार पंडित कहा जाता था, वो तर्कशास्त्र के आधार पर ही छात्रों का टेस्ट लेते थे। और ज्यादातर छात्र तो बेचारे वहीं गेट से ही फेल होकर वापस लौट जाते थे। चीनी यात्री इत्सिंग के दस्तावेजों में यहाँ के कड़े अनुशासन का जो जिक्र है ना, वो सच में इसके मैनेजमेंट को समझाता है। मतलब इत्सिंग ने नहाने तक के सख्त नियमों के बारे में लिखा है। हाँ, वो नहाने वाला नियम काफी दिलचस्प है ना? सुबह घंटी बजने पर 10 बड़े कुंडों में नहाना और फिर 5 फुट लंबी और 1.5 फुट चौड़ी चादर को एक खास तरीके से लपेटना ताकि किसी और को कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये कोई नॉर्मल आश्रम नहीं था, ये हजारों लोगों को एक साथ मैनेज करने वाली एक सटीक मशीन जैसी व्यवस्था थी। बिल्कुल। और फिर उनकी लाइब्रेरी, जिसका नाम धर्मगंज था, उसके 3 विशाल भवन थे, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। रत्नोदधि के बारे में तो कहा जाता है कि वो 9 मंजिला इमारत थी। हाँ, और ये 9 मंजिला ऊंचाई सिर्फ कोई आर्किटेक्चर का दिखावा नहीं थी, ये उनके फिलॉसफिकल विचारों का प्रतीक थी। यहाँ प्रज्ञापारमिता सूत्र जैसे सबसे पवित्र ग्रंथ रखे जाते थे, जो वास्तविकता और शून्यता के सिद्धांतों को समझाते थे। ज्ञान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। एकदम। ग्रंथों को सबसे सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर रखने का मतलब ही यही था कि समाज में ज्ञान ही सर्वोच्च सत्ता है। लेकिन यहाँ इन प्राचीन संस्मरणों को पढ़ते हुए मुझे एक बड़ा शक भी होता है। मतलब चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा है कि नालंदा में एक समय में 10,000 छात्र और शिक्षक रहते थे।
क्या सच में इतने लोग वहां एक साथ रहते थे? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। क्योंकि देखिए 10,000 लोगों के रहने, खाने और पढ़ने का लॉजिस्टिक तो आज भी किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये एक श्रद्धालु यात्री की भावनाओं में बहकर लिखी गई अतिशोक्ति है? थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। अगर हम आधुनिक पुरातात्विक खोजों और एएसआई की खुदाई की रिपोर्टों को देखें तो अब तक जो जगह खोजी गई है उसकी कैपेसिटी 10,000 छात्रों की बिल्कुल नहीं लगती। वही तो। हालांकि खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के हिसाब से इत्सिंग का जो आंकड़ा है लगभग 3,000 के करीब, वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। ये सेंस बनाता है। लेकिन संख्या जो भी हो, इसका जो असर था वो बहुत विशाल था। 7वीं सदी में तिब्बती विद्वान थोनमी संबोटा ने यही संस्कृत व्याकरण पढ़कर तिब्बती लिपि को बनाया था। ये एक ऐसा ट्रांसनेशनल नेटवर्क था जो सच में पूरे एशिया को दिशा दे रहा था। एक सभ्यता का ज्ञान दूसरी सभ्यताओं का निर्माण कर रहा था। लेकिन फिर ये पूरी व्यवस्था ढह कैसे गई? मतलब ये 9 मंजिला इमारतें और ज्ञान से गूंजते परिसर रातों रात राख में कैसे बदल गए? देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी की तुर्क अफगान सेनाओं ने इस इलाके पर हमला किया। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ बताते हैं कि ओदंतपुरी को गलती से एक सैन्य किला समझकर नष्ट कर दिया गया था। एक मिनट, एक यूनिवर्सिटी को कोई सैन्य किला कैसे समझ सकता है? ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या उन इमारतों का डिजाइन ऐसा था जो किसी विदेशी हमलावर को कंफ्यूज कर दे? हाँ बिल्कुल। उस समय के महाविहारों का आर्किटेक्चर बहुत विशाल और बंद सा होता था। सुरक्षा और एकांत के लिए बाहरी दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत होती थीं। अच्छा, तो बाहर से वो किले जैसे दिखते थे? एकदम। अंदर भिक्षुओं के छोटे छोटे कमरे थे, बीच में बड़े आंगन थे, लेकिन बाहर से देखने पर ऊंची दीवारों और पहरेदारी वाले फाटकों की वजह से ये किसी भी सेनापति को एक किले जैसा ही लगेगा, खासकर ऐसे इंसान को जो उस जगह की संस्कृति और भाषा से बिल्कुल अनजान हो। और इसी गलत फहमी में इतना बड़ा विनाश हो गया। हाँ, इसी भ्रम में उदंतपुरी को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को बेरहमी से मार दिया गया। और उस विनाश के कई दशकों बाद भी इसके दर्द को महसूस किया जा सकता है। मैं 1235 ईस्वी के तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामिन के यात्रा वृत्तांत पढ़ रही थी। उसमें एक बहुत ही भावुक कर देने वाला किस्सा है। वो राहुल श्रीभद्रा वाला किस्सा है ना? हाँ, जब धर्म स्वामिन वहां पहुंचे तो नालंदा पूरा खंडहर बन चुका था। वहां तुर्क सैनिकों के हमले का लगातार खतरा था, लेकिन इसके बावजूद उन खंडारों के बीच 90 साल के एक गुरु राहुल श्रीभद्र तब भी अपने कुछ छात्रों को पढ़ा रहे थे। सोचिए जरा। यहां जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि ज्ञान के इन महान भौतिक केंद्रों को तो जला दिया गया, लेकिन जो बौद्धिक ऊर्जा वहां पैदा हुई थी उसे कोई मिटा नहीं सका। बिल्कुल। एक ऐसे अकेले लाइट हाउस की तरह जो एक भयंकर विनाशकारी तूफान के बाद भी अपनी रोशनी बिखेरने की जिद पर अड़ा हो। बहुत सटीक उपमा है ये। जब हमले हो रहे थे तो भागते हुए भिक्षु अपने कपड़ों के अंदर पांडुलिपियां छिपाकर तिब्बत और नेपाल के पहाड़ों में चले गए। जो तिब्बती बौद्ध धर्म आज हम देखते हैं वो सीधे नालंदा की ही परंपरा का हिस्सा है। राहुल श्रीभद्र जैसे गुरुओं का खंडरों में डटे रहना ये साबित करता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, गुरु शिष्य की उस ज़बानी परंपरा से भी जिंदा रहता है जो मौत से भी नहीं डरती। लेकिन ये नुकसान सिर्फ कुछ इमारतों या किताबों का नहीं था। जब एक समाज अपनी यूनिवर्सिटीज को खो देता है तो वो केवल अपना इतिहास नहीं खोता, वो अपने भविष्य के विचारकों, रणनीतिकारों और प्रशासकों को भी खो देता है। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल डीकैपिटेशन या बौद्धिक सिर कलम कर देना था। और इसी ने पूरे इलाके को कमजोर कर दिया। हाँ, इस शून्यता ने पूरे क्षेत्र को सिस्टमलेस कर दिया। और जब ये ढांचा टूटता है तो समाज बिखर जाता है। इसी शून्यता की वजह से सदियों बाद जब एक विदेशी व्यापारिक कंपनी मुनाफे के लिए यहां पहुंची तो उनके सामने कोई ऐसी संगठित या दूरदर्शी ताकत नहीं बची थी जो उन्हें रोक सके। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसी बौद्धिक और राजनीतिक खालीपन के बीच 18वीं सदी का परिदृश्य सामने आता है। हम बात करें 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध की, जहां अब कोई दर्शन या तर्कशास्त्र की बात नहीं हो रही थी। बिल्कुल नहीं। यहां बात हो रही थी बारूद,
कूटनीति और व्यापारिक एकाधिकार की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय सिर्फ एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थी। ये एक पूरी कॉरपोरेट इकाई थी जिसके पास अपनी भारी हथियारों से लैस प्राइवेट आर्मी थी, जो भारतीय सिपाहियों से ही बनी थी, है ना? हाँ, सिपाही भारतीय थे, लेकिन कंट्रोल लंदन में बैठे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। 1764 में एक तरफ मेजर मुनरो के नेतृत्व में ये कॉरपोरेट सेना थी और दूसरी तरफ 3 बड़ी भारतीय ताकतों का गठबंधन था। बंगाल की मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यहाँ थोड़ा रुककर सोचने वाली बात है। 3 विशाल भारतीय ताकतों का एक गठबंधन, जिनके पास करीब 40,000 से 60,000 सैनिक थे, वे मात्र 7,000 सैनिकों वाली एक कंपनी की सेना से कैसे हार गए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये केवल मॉडर्न हथियारों का कमाल था या इसके पीछे काम कर रहे रणनीतिक तंत्र और आपसी फूट की विफलता थी? देखिए, हथियार एक कारण जरूर थे, लेकिन जो मुख्य कारण था वो था मिलिट्री का कड़ा अनुशासन और कमांड का स्ट्रक्चर। भारतीय गठबंधन की सेना संख्या में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वे 3 अलग-अलग कमांडरों के नीचे काम कर रहे थे। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था? बिल्कुल नहीं, भारी तालमेल की कमी थी। इसके उलट मेजर मुनरो की सेना कड़े अनुशासन में थे। उनकी मिलिट्री ड्रिल बहुत स्ट्रिक्ट थी। जब तोपखाने का इस्तेमाल होता था तो ब्रिटिश सेना के पास हर तोप को तेजी से रीलोड करने और सटीक निशाना लगाने का एक मशीन जैसा तरीका था, जबकि भारतीय सेनाएं शायद पुरानी भारी तोपों पर निर्भर थीं। हाँ, जिन्हें घुमाना और चलाना बहुत धीमा प्रोसेस था। युद्ध के मैदान में मुनरो की गति, तालमेल और एक सिंगल कमांड ही भारी पड़ गई। और इसी हार का नतीजा थी 1765 की इलाहाबाद की संधि। इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार दे दिए। अब इस दीवानी अधिकार का असल मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि अब इस कॉर्पोरेट कंपनी के पास पूरे इलाके से टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार आ गया था। अब उन्हें भारत से रेशम या मसाले खरीदने के लिए लंदन से सोना चांदी नहीं लाना पड़ता था। वो यहीं का पैसा इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, वो यहीं के किसानों का पैसा टैक्स के रूप में चूसते और उसी पैसे से यहीं का सामान खरीद कर यूरोप में भारी मुनाफे पर बेचते। ये सच में इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट टेकओवर्स में से एक था। और इस आर्थिक शोषण का सबसे क्रूर रूप 1793 में सामने आया, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसके तहत जमींदारों के लिए टैक्स की बहुत ही भारी रकम फिक्स कर दी गई और इसे हर हाल में चुकाना होता था, है ना? हर हाल में। अगर फसल खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए, तब भी टैक्स में 1 रुपए की भी छूट नहीं मिलती थी। लेकिन ये बात तो पूरी तरह से लॉजिक के खिलाफ लगती है। अगर अंग्रेजों को एक स्टेबल इकोनॉमी चाहिए थी जहां से वो लगातार व्यापार कर सके, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया जिसने किसानों को भुखमरी की कगार पर धकेल दिया? किसी भी बिजनेस के लिए अपने ही ग्राहकों को तबाह कर देना तो कोई समझदारी नहीं है। ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि कंपनी उस समय एक सरकार की तरह सोच ही नहीं रही थी। वो एक क्वार्टर बाय क्वार्टर मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन थी। उनके शेयर धारकों को लंदन में हर साल भारी डिविडेंड चाहिए था। तो उन्हें सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब था। एकदम। स्थायी बंदोबस्त का मकसद कंपनी की इनकम को फिक्स करना था। इसमें एक सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ भी था। अगर एक तय दिन के सूर्यास्त तक जमींदार टैक्स नहीं दे पाता तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। बाप रे। और वो जमीन किसी ऐसे शहरी व्यापारी को दे दी जाती जिसका जमीन या किसानों से कोई लेना देना या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता था। और इसी निर्दयी नीति और जमीनों की नीलामी ने उस ज्वालामुखी को बनाया जो 1857 में फटा। 1764 में जो आजादी छीनी थी, उसका पूरा गुस्सा 1857 के महासंग्राम में बाहर आया। और इस संग्राम में जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश जनरलों को सबसे ज्यादा हैरान किया, वे थे जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, जो उस समय 80 वर्ष के थे। हाँ, उज्जैनिया राजपूत घराने के कुंवर सिंह उम्र 80 साल थी और उनकी सेहत भी खराब रहती थी। लेकिन जब विद्रोह की आग फैली तो उन्होंने कमाल का नेतृत्व किया। उनकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध की कला थी, उसने मॉडर्न ब्रिटिश आर्मी को पूरी तरह पंगु बना दिया। मतलब उन्होंने ब्रिटिश ड्रिल की कमजोरी पकड़ ली थी। बिल्कुल। कुंवर सिंह जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में ब्रिटिश तोपखाने का सामना नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने वहां के भूगोल, जंगलों और नदियों के जाल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। यानी भारी भरकम हथियारों वाली ब्रिटिश सेना, जिनकी सप्लाई चेन बहुत लंबी और धीमी थी, उन्हें छकाने के लिए कुंवर सिंह ने अपनी सेना को बहुत हल्का और तेज रखा, है ना?
वो छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करते और जंगलों में गायब हो जाते। एकदम सही। ब्रिटिश कमांडर डगलस और विंसेंट आयर उनकी इन चालों का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे। कुंवर सिंह का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत था कि उन्हें अंग्रेजों की हर हरकत पहले से पता होती थी। स्थानीय किसानों का पूरा सपोर्ट उन्हें हासिल था। लेकिन इस पूरे अभियान की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना वो है जब कुंवर सिंह रात के अंधेरे में नावों से गंगा नदी पार कर रहे थे। मैं वो दस्तावेज पढ़ रही थी, उसमें साफ लिखा है कि कैसे डगलस की सेना ने किनारे पर पहुंचकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक गोली कुंवर सिंह की बाईं कलाई में जा लगी। अब 19वीं सदी के मध्य में, वो भी युद्ध के मैदान में, एक गनशॉट घाव का मतलब था जहर या गैंग्रीन का पूरे शरीर में फैलना, जो कि पक्की मौत थी। बिल्कुल। और उस क्षण में कुंवर सिंह ने जो किया वो सच में मानवीय सहनशक्ति के परे हैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने ही दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली और अपनी बाईं बांह को कोहनी के पास से काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। जरा सोचिए उस दर्द के बारे में। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब इस शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति को किसी नॉर्मल रणनीति से नहीं समझा जा सकता। ये तो ऐसा है जैसे कोई ग्रैंड मास्टर 80 साल की उम्र में, जब लोग ठीक से चल भी नहीं पाते, छापामार युद्ध की एक मल्टी डायमेंशनल चेस गेम खेल रहा हो। बिल्कुल। ये एक ट्रायाज प्रोटोकॉल की तरह था कि जहाज को डूबने से बचाने के लिए एक हिस्से को हमेशा के लिए काटकर अलग कर दो। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इस लेवल के पागलपन और सहन शक्ति का उन साम्राज्यवादी ताकतों पर मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ा होगा। वो तो खौफ में आ गई होंगी। बिल्कुल। ब्रिटिश दस्तावेजों में कुंवर सिंह का जिक्र एक बहुत ही खौफनाक दुश्मन के रूप में है। कटे हुए हाथ और इतना खून बह जाने के बावजूद अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने कैप्टन ले ग्रैंड की सेना को बुरी तरह हराया है। वो भी 23 अप्रैल 1858 को। हाँ, जिसमें 130 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अंततः 26 अप्रैल को घावों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि आने वाले समय के क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के लिए एक पूरी मिसाल कायम कर दी। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को अपनी सैन्य नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। इन सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों और रिपोर्टों को एक साथ देखने पर एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर उभरती है। यह सिर्फ मगध के भूगोल की कहानी नहीं है। 5वीं और 8वीं सदी में जो जमीन ज्ञान और दर्शन का सबसे शांत केंद्र थी, वही जमीन 19वीं सदी में तोपों की गूंज और खून से लाल नदी की गवाह बनी। इतिहास का ये सफर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी भी समाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। जब किसी सभ्यता से उसकी ज्ञान की संस्थाएं छीन ली जाती हैं और उसे सदियों तक आर्थिक रूप से खोखला कर दिया जाता है, तो वो समाज खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। हाँ, वो एक नए और कहीं अधिक हिंसक तरीके से प्रतिरोध करना सीख लेता है। और अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी सभ्यता के महान पुस्तकालयों को जला दिया जाता है और उसके विश्वविद्यालयों को खंडर बना दिया जाता है, तो क्या पीढ़ियों तक दबाई गई वो असीम बौद्धिक ऊर्जा सदियों बाद हथियारों और विद्रोह की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है? सोचने वाली बात है। क्या ज्ञान छिन जाने के बाद हिंसक प्रतिरोध ही अपनी पहचान को बचाए रखने का अंतिम तरीका बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।